Good evening everyone, welcome back to another class of science, class 6th। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी से, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। चैप्टर 1 था हमारा वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें हमने जाना था कि इस साल हम लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और बेसिक प्रीव्यू लिया था अपनी बुक का। चैप्टर 2 था हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने जाना था कि कितने अलग अलग वेराइटीज़ और वेरिएशंस के एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स सब एग्जिस्ट करते हैं हमारी वर्ल्ड में। वो सब कैसे चलते हैं, उनको कैसे ग्रुप किया जाता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके अंदर क्या वेरिएशंस है, ये सब हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमारा है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो इसमें हम सीखेंगे कि आप सोच समझ कर आपको कैसे खाना है, मतलब अपनी खाने की जो चॉइसेस हैं आपको वो कैसे अच्छे से लेनी है, जैसे कि आप एक हेल्दी बॉडी बना सको। मतलब आप जो भी अपना डेली खाना खाते होगे, आप दिन में 3-4 बार खाना ज़रूर खाते होगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो खाना आपके लिए सफिशेंट हो, उसमें सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, सब अलग अलग टाइप के। ज़रूरी नहीं है आप जो डेली खाना खाते हो उससे आपको कम्प्लीटली मिलता हो। तो वो कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आपको खाने से आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उन सब फूड के बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप समझोगे कि आपको अपनी बॉडी के लिए हेल्दी चॉइसेस कैसे लेनी है थ्रू फूड। तो स्टार्टिंग में हमें दिया है, मेधु एंड मिष्टी read the thought of the day on the school notice board every day. Today's thought was अनेना जतानी जीवंती। तो क्या है, ये मेधु और मिष्टी डेली उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक थॉट फॉर द डे लिखा रहता है। आपके स्कूल में भी मे बी जब असेंबली होती हो तो थॉट फॉर द डे बोला जाता हो, या मे बी आपके क्लास के बोर्ड पे या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे ये सब लिखा जाता हो। तो ऐसे ही इन दोनों मेधु और मिष्टी के स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी डेली हर दिन के लिए एक अच्छा थॉट लिखा जाता था, और ये दोनों बच्चे डेली उस थॉट को पढ़ते थे। लेकिन आज का जो थॉट था वो था अनेना जतानी जीवंती। तो इसका मतलब इनको समझ नहीं आया क्योंकि ये संस्कृत में लिखा है। फिर उसके नीचे उसका वो भी लिखा था, मतलब मीनिंग भी लिखा था। तो क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। तो अनेना जतानी जीवंती का मतलब है कि जो खाना है वो हर एक लिविंग बीइंग को लाइफ देता है, यानी जीने का क्या बोलेंगे उसको, लाइफ देता है, यानी जीने में मदद करता है। अगर आप फूड ना खाओ तो आप नहीं रह सकते हो। आप बिना खाए पिए मुश्किल से 2 से 3 दिन एक प्रॉपर लिविंग बीइंग रह सकता है। आपको अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉपरली जीने के लिए, रहने के लिए फूड डेली नेसेसरी होता है ना। तो व्हाट डू वी ईट नो एक्टिविटी आई है हमें। ये कह रहे हैं ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ डेली लाइफ। लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक। तो यहाँ हमें टेबल दी है जिसमें हमें डेज दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे। तो इसमें कह रहे हैं कि आप एक पिछले पूरे हफ्ते में आप क्या क्या खाए थे वो सब यहाँ पे लिखो और उस टेबल में बनाओ। तो आपने जो जो भी खाया था आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को आपने आलू की सब्ज़ी और रोटी खाई हो तो वो लिखो। मे बी ट्यूसडे को आपने पनीर की सब्ज़ी खाई हो वो लिखो। वेडनेसडे को मे बी आपने कुछ एक्स्ट्रा पोहा टाइप खाया हो वो लिखो। थर्सडे को आपने पिज़्ज़ा खाया हो, बर्गर खाया हो, ये सब लिख दो। फ्राइडे को मे बी आपने पास्ता खाया हो, सैटरडे को आपने कुछ और टाइप का खाया हो। तो या मे बी आपने इन 7 के 7 डेज आपने सेम कुछ खाया हो। तो जो भी आपने खाया हो यहाँ पे आप इस टेबल में लिख दो। फिर ये कह रहा है, What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? तो आपने ये जो टेबल में डेटा भरा है, मतलब आपने जो अपने खाने पीने का शेड्यूल भरा है, आपने क्या क्या खाया था पिछले पास्ट वीक में, तो आपको उसको देख के क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो।
क्या आप डेली एक ही टाइप का फूड खा रहे थे या फिर आपकी जो चॉइसेस थी फूड को लेके वो अलग अलग थी? कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंपेयर करो कि आपने क्या खाया था उस दिन और उन्होंने क्या खाया था। डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड करो कि क्या आपके और आपके फ्रेंड ने जो फूड खाया वो सेम था या अलग था। मे बी आपने संडे को पास्ता खाया हो, आपके फ्रेंड ने उस दिन रोटी सब्जी खाई हो, या मे बी दोनों लोगों ने संडे को रोटी सब्जी खाई हो या दोनों लोगों ने पास्ता खाया हो। हर डेज जो भी 7 के 7 डेज हैं इसमें आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड करो कि आपके और आपके फ्रेंड में क्या सिमिलर फूड खाया और क्या डिफरेंट फूड खाया। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. Do you think that such diversity in food exists in all states of our country? आप देखोगे कि आपके और आपके फ्रेंड ने या फ्रेंड्स ने जितने भी खाने खाए हैं ज़रूरी नहीं वो सब सेम हो, आपको अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी फूड में। क्या आपको लगता है कि ये जो फूड की वैरायटीज़ हैं यानी कि जो फूड की डाइवर्सिटी है वो इंडिया के हर स्टेट में, इंडिया के हर रीजन में क्या सेम होगी या अलग होगी? चलिए देखते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन्स। लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. तो ये क्या कह रहा है आपको कि आप फाइंड आउट करो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में ट्रेडिशनली यानी पुराने ज़माने से कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कौन कौन से टाइप के फूड उधर खाए जाते हैं। ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड है मतलब कि सालों से, यानी उनका कल्चरल फूड क्या है जो मतलब 20, 30, 100, 200 सालों से वो फूड उनके यहाँ से चला जा रहा है। उस फूड का ओरिजिन वहीं से हुआ हो, फिर ओरिजिन वहाँ से हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो इंडिया के बाकी स्टेट्स में फैला है। इस बारे में आप रिसर्च करो, इंटरनेट पे देखो, अपने फैमिली वगैरह से पूछो या लाइब्रेरी में भी बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो। देखो यहाँ हमें एक टेबल दी है, इसमें क्या दिया है, कुछ स्टेट्स और उनके लोकली ग्रोन क्रॉप, ट्रेडिशनली ईटन फूड और बेवरेजेस का हमें नाम दिया है। आप और भी स्टेट्स को फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो पहले हम लोग ये 3 एग्जाम्पल तो दिए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है पंजाब। पंजाब में देखोगे आप कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो मेज़, वीट, चिकपी और पल्सेस जो क्रॉप है वो हमारे पंजाब में ग्रो होती है। वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। तो आप जब भी अगर कभी आप पंजाब में अगर रहते हो या आप कभी पंजाब जाओगे तो आपको दिखेगा ये जो डिशेज़ यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हैं ये वहाँ पे बहुत कॉमन है। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठे, हलवा, खीर, ये सब वहाँ पे बहुत कॉमन है। उनका ट्रेडिशनल फूड आइटम है जो वो एटलीस्ट मतलब काफ़ी सालों से ये लोग इसी को खाते आ रहे हैं, वहीं पे इसका ओरिजिन हुआ था। बेवरेजेस की बात करें यानी ड्रिंक्स में क्या फेमस है उधर, तो लस्सी, छाछ यानी बटर मिल्क, मिल्क टी, ये सब पंजाब में काफ़ी फेमस है। कर्नाटका की बात करें, वहाँ पे कौन सा क्रॉप लोकली ग्रोन किया जाता है, तो राइस, चावल, रागी, उड़द, कोकोनट कर्नाटका में लोकली काफ़ी लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ के बात करेंगे तो वहाँ पे है डोसा, इडली, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुड़ी, पाल्या, रसम, राइस, ये सब कर्नाटका की ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है। इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, तो ये सब आपने सुना होगा कि कर्नाटका से ही फेमस होके ऑल ओवर इंडिया में भी आया है। बेवरेजेस की बात करें यानी ड्रिंक्स में वहाँ का बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी फेमस है। लोकली लोग इसको प्रेफर करते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में कौन सा क्रॉप लोकली ग्रो किया जाता है, तो राइस, बैम्बू और सोयाबीन वहाँ पे ग्रो किया जाता है लोकल लेवल पे। ट्रेडिशनल फूड आइटम की बात करें तो वहाँ पे है राइस, एरोम्बा यानी चटनी, वहाँ की लैंग्वेज में इसको चटनी को एरोम्बा बोला जाता है। और उती क्या होता है, येलो पीस और ग्रीन अनियन करी होता है। और सिंगजू कंगसोई,
सिंगजू कंगसुई। तो ये मणिपुर का है, लोकल फूड है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में ये लोग यही बोलते हैं। चटनी को इरोम्बा बोलते हैं, येलो पी और ग्रीन अनियन की कढ़ी को उट्टी बोलते हैं, सिंगजू कंगसोई करके भी एक डिश होती है। और ड्रिंक्स में बात करें तो उधर के लोग ब्लैक टी को प्रेफर करते हैं, वहाँ पे लोकली बहुत फेमस है ब्लैक टी। आप बाकी भी कोई स्टेट लेके उसके भी लोकली ग्रोन क्रॉप, लोकल फूड और ड्रिवरेज को यहाँ लिख सकते हो। जैसे आप यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, है ना। देखो नॉर्थ का आपको एक पंजाब स्टेट हो गया, साउथ में कर्नाटका हो गया, ईस्ट में आपका मणिपुर हो गया, तो वेस्ट में आप गुजरात ले लो, राजस्थान ले लो, वहाँ के फूड के बारे में भी हम यहाँ लिख सकते हो। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस टेबल में आप देखोगे कि पंजाब में एकदम अलग टाइप का फूड क्रॉप्स हम लोग ग्रो किए जाते हैं, कर्नाटका में एकदम अलग टाइप के फूड क्रॉप्स हैं, मणिपुर में अलग टाइप के हैं। जो इनका फूड आइटम्स और ब्रेवरेज है वो भी एक अलग टाइप का है, मतलब पंजाब में मक्के दी रोटी है, यहाँ कर्नाटका में इडली है, मणिपुर में राइस है। तो ऐसा क्यों है, ये वैरायटीज, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है फूड में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। तो जब आप एनालाइज करोगे डेटा जो आपने इस टेबल 3.2 में कलेक्ट किया है, आप देखोगे आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स व्हाइल सम आर ओनली ईटन इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो जब आप कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे कौन कौन से कॉमन फूड आइटम्स हैं और कौन कौन से अनकॉमन है, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो ये राइस यहाँ पे भी है और राइस हमारे कर्नाटका में भी है, राइस हमारे मणिपुर में भी है। बटर मिल्क यानी कि छाछ हमारा पंजाब में भी है और छाछ हमारा कर्नाटका में भी है। टी भी हमारी मणिपुर में भी है और टी हमारी कर्नाटका में भी है। तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट के इंडिया में एकदम डिफरेंट ही फूड आइटम्स होते हैं, कुछ कॉमन फूड आइटम्स भी होते हैं और कुछ यूनिक फूड आइटम्स भी होते हैं। इडली डोसा भी आप देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटका में ही लोग उसको बना के खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी इडली डोसा सांभर ये सब फेमस है, वहाँ पे भी लोग इसको खाते हैं। लेकिन अगर आप बात करो उत्ती की या ये सिंगजू कोसाई की, तो ये इतना कॉमन नहीं है। ये आप देखोगे ज़्यादातर आपको मणिपुर में ही देखने को मिलेगा। मक्के दी रोटी और छोले भटूरे ये भी आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया नहीं तो एटलीस्ट पंजाब के बाहर आसपास जो स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे भी आपको मक्के दी रोटी, छोले भटूरे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका ले लो, कर्नाटका में कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो सिर्फ कर्नाटका में ही मिलेंगे, आपको और कहीं लोग उसको खाते हुए नहीं दिखेंगे। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. देखो आप देखोगे कि जो लोकली क्रॉप ग्रो किया जाता है उसी से मिलता जुलता भी डिश वहाँ पे लोकल लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द और कोकोनट लोकली ग्रोन किया जाता है, तो राइस से हमारा इडली डोसा बनता है, रागी उड़द से भी इडली डोसा बनता है ना, और कोकोनट से कोकोनट चटनी बनती है। तो कर्नाटका में ये सब चीज़ें लोकली ग्रोन की जाती हैं, इसलिए वहाँ के फूड आइटम्स भी इन सब आइटम्स को मतलब लेते हैं, वहाँ इन सब आइटम्स को वहाँ के लोकल फूड के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ के लोकल फूड जो है किसी भी स्टेट का, वहाँ के ग्रोन क्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मतलब उस पर डिपेंडेड होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे हमारा राइस ग्रो होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग कुछ और खाते हो, जो ऐसी डिश लोकली वहाँ पे फेमस हो जो राइस से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे लोकली राइस ग्रो होता है लार्ज स्केल पे, तो वहाँ के लोगों की जो कॉमन लोकल फूड होगा उसमें भी राइस वो लोग डेली यूज़ करते होंगे। देखो इंडिया एक ऐसा लैंड है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं और उसकी सॉइल्स भी बहुत अलग अलग टाइप की। इंडिया में कहीं एरियाज़ में आपको रेड सॉइल दिखेगी, कहीं ब्लैक सॉइल दिखेगी, कहीं आपको दूसरी टाइप की सॉइल दिखेगी, है ना। मतलब हमारे पास अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स भी हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। हाँ,
जिस क्रॉप को जिस टाइप का सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, उस क्रॉप को हम लोग उसी रीजन में ग्रो करते हैं, है ना। जैसे मान लो राइस को हमें मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है, तो राइस को मॉइस्ट सॉइल वाले एरिया में ही हम लोग ग्रो करेंगे, किसी ऐसे एरिया में नहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे जो सॉइल हो वहाँ पे अच्छा ना हो, वाटर भी अवेलेबल ना हो बढ़िया से, है ना। तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में आप देखोगे जो चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इन द पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो जो इंडिया में के अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग सिटीज़, उनके जो चॉइसेस ऑफ फूड हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, वहाँ के लोगों को किस टाइप का खाना पसंद होता है, स्पाइसी पसंद होता है कि स्वीट पसंद होता है, पुराने ज़माने एंड ऑल्सो पुराने ज़माने में से कौन सा कल्चर और ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं वो भी डिपेंड करता है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग टाइप के फूड्स ग्रो किए जाते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, लोग अलग अलग टाइप का लोकल फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं और लोकल फूड भी डिफ़र करता है उनका, है ना। और जो ये सब चॉइसेस ऑफ फूड है ये डिपेंड करता है कल्चर और ट्रेडिशन पे भी, है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। आप अभी देखोगे आपके किचन में मेनली खाना कैसे बनता होगा, कुकर में बनता होगा, कढ़ाई में बनता होगा, आजकल तो इंडक्शंस भी आ गए हैं, है ना। तो इन सब पे बनता है, बट ऐसा थोड़ी है कि पुराने ज़माने से ही हम लोग इन्हीं पे खाना बनाते आ रहे हों, पुराने ज़माने से हम लोग यही सब खाते आ रहे हों। पहले की बात करें यानी कि 10, 20, 30 यानी मतलब लाखों साल पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या खाना खाते थे, कैसे खाते थे, हमारी क्या फूड हैबिट्स थी, हमारी क्या कुकिंग प्रैक्टिसेस थी, ये सब भी अब हम देखते हैं। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। हाँ, हमने ये देख लिया कि फूड जो होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का होता है। फूड चॉइसेस और फूड के प्रिपरेशन करने का तरीका भी एक दूसरे से डिफ़र करता है। कैसे डिफ़र करते हैं, मान लो आप यूपी में रहते हो, ठीक है, आप यूपी में रहते हो, आपके घर में सब्जी जो बनती है, मान लो हम बात करें करेले की, तो आपके घर में करेले की सब्जी में भी कढ़ाई में बनती हो, और आप यूपी में हो, आपके घर में करेले की सब्ज़ी कढ़ाई में बनती है। बट मे भी कोई इंसान जो कर्नाटका में रहते हो उसके घर में करेले की सब्ज़ी कुकर में बनती हो। आप जो करेले की सब्ज़ी बनाते हो उसमें आप हल्दी भी डालते हो, नमक भी डालते हो, प्याज भी डालते हो, टमाटर भी डालते हो मान लो, है ना। बट ज़रूरी नहीं कर्नाटका में जो करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें वो प्याज डाले, टमाटर डाले, मिर्ची डाले, है ना, हल्दी डाले। मे बी वो ऐसे सिर्फ सिंपल करेला बनाता हो नमक वगैरह डाल के, है ना। तो कुकिंग हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस भी एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र करती हैं। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 3.3 क्या कह रही है। ये कह रही है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट द फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। पहला है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। दूसरा है हमारा व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, और तीसरा है व्हाट हैज़ कॉज्ड दीज चेंजेस। तो आपको अपने घर में या कहीं बाहर किसी एल्डरली पर्सन से ये 3 सवाल पूछने हैं। ये 3 सवाल क्या है, वो पहले किस टाइप का फूड खाते थे, और अभी भी क्या, मतलब जो वो पहले जिस टाइप के फूड खाते थे क्या अभी भी वो उसी फूड को खाते हैं या कुछ नया टाइप का फूड अब वो खाते हैं। जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं यानी कुकिंग प्रोसेस यानी खाना बनने का जो तरीका है, क्या उसमें कोई चेंज आया है टाइम के साथ, और अगर कोई चेंज आया है तो वो सब चेंजेस क्यों आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पुराने ज़माने में ना ये ऐसे टाइप के गैस स्टोव्स नहीं होते थे, ऐसे मिट्टी का वो बना के चूल्हा जिसको कहते हैं, इस पे खाना बनता था। आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा आजकल जब गैस की क्राइसिस चल रही थी इंडिया में, मतलब जब र्यूमर थी कि ऐसी गैस ख़त्म हो जाएगा, हमें गैस नहीं मिलेंगी, तो नहीं लोग चूल्हे पे, जब लोगों को गैस की शॉर्टेज हो रही थी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे थे। आपने टीवी पे देखा होगा लोग इसी टाइप के बर्तन, इसी टाइप के इक्विपमेंट को बना के मिट्टी से नीचे लकड़ी लगा के ऊपर बर्तन रख के आग जला के चूल्हे का यूज़ करके कुकिंग कर रहे थे, क्योंकि एलपीजी उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। मॉडर्न गैस स्टोव हमारा ऐसा दिखता है जो हम सभी के घर में होगा, है ना। इसको हम लोग एलपीजी सिलेंडर से कनेक्ट करके फिर लाइटर का यूज़ करके गैस जलाते हैं और इसी पे कुकिंग करते हैं।
सिलबट्टा भी आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में जब मिक्सी नहीं होती थी और हमें किसी चीज़ को ग्राइंड करना होता था, यानी जैसे बाई चांस कोई चटनी बनानी होती थी या किसी चीज़ का पाउडर बनाना होता था, तो पहले के ज़माने में सिलबट्टा आता था, एक स्टोन और का आता था, और उसको हाथ से यूज़ करके हमें ग्राइंड करते थे। लेकिन अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए हैं, जिसको बस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दो, स्विच घुमा और घूम के सब एकदम पाउडर हो जाता है अपना, है ना। तो जब आप ये इंटरव्यू कंडक्ट करोगे तो आप बताओ आपको क्या क्या देखने को मिला। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices have changed over time. There is a significant difference between tradition and modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using a chulha. Nowadays, modern gas stove is used. Earlier, most grinding was done manually using a silvatta. But now we use an electrical grinder for ease of grinding. Find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to the factors such as technological development, improved transportation and better communication. तो जैसा मैंने अभी ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, इसके मतलब इस पिक्चर के थ्रू, कि पहले के ज़माने में यानी लाइक 50-60-70 ईयर्स पहले की बात करें तो हमारे पास ये मॉडर्न गैस स्टोव नहीं था। तब चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, जब एलपीजी वगैरह की डिस्कवरीज वगैरह नहीं हुई थी, ऐसे लाइक उसके ट्रांसपोर्टेशन उतना इजी नहीं हुआ था कि घर मतलब हर घर में एलपीजी प्रोवाइड किया जा सके, तब लोग चूल्हे का यूज़ करके खाना कुक करते थे। लेकिन अब तो क्योंकि हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, हमें एलपीजी कहीं हम इंडिया में एलपीजी हम लोग नहीं वो जनरेट करते हैं, एलपीजी हमारी ईरान साइड में या कहोगे ना सऊदी अरेबिया साइड में जनरेट होती है। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आजकल के ज़माने में मॉडर्न ज़माने में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो शिप के थ्रू आराम से जो एलपीजी सप्लाई है इंडिया तक आती है और फिर थ्रू अलग अलग कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ उसको हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है ना। तो इस वजह से चूल्हे से हम लोग फिर मॉडर्न गैस स्टोव पे आ गए हैं। अभी भी आप देखोगे कि मैंने जैसा बताया कि जब लोगों को एलपीजी सप्लाई नहीं मिल रही थी तो वो वापस चूल्हे का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि भाई एलपीजी नहीं मिल रही थी तो चूल्हे पे तो खाना पहले बनाते थे ना हम लोग, तो वैसे ही वो लोग चूल्हे पे खाना बना रहे थे। वैसे सिलवट्टा भी हमारा, हम अपने हाथों की पावर को यूज़ करके, अपनी मैनुअल मैकेनिकल पावर को यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ का पाउडर बनाते थे। बट अगर जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया जिसको बस एक स्विच घुमाने पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने पे ही हमारा पाउडर बन जा रहा है, तो क्यों कोई ऐसे अपनी मैकेनिकल पावर यूज़ करना चाहेगा। भाई सिलबट्टे से कोई चीज़ पीसने में बहुत टाइम लगता है और बहुत पावर भी लगती है, तो जब हमें बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो चेंजेस आए हैं कुकिंग culinary प्रैक्टिसेस में, यानी कुकिंग प्रैक्टिसेस में, उसके 3 रीज़न है। पहला तो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है बेटर कम्युनिकेशन। अब देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यही मेधु और मिस्टी जो स्टार्टिंग में थे हमारे, वो एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल को विज़िट करते हैं जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और उस फेस्टिवल का थीम है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी अच्छा खाओ और मतलब अच्छा खाना खाओ और अच्छा रहो, मतलब अपना हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी बॉडी रखो, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये जो हमारा फेस्टिवल है, काफ़ी अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं उधर, जो अलग अलग एरियाज़ के डिफरेंट टाइप के अलग अलग रीजन्स के ट्रेडिशनल डिशेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर पोसिता हैं एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन करती हैं स्टूडेंट्स को कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो अब देखते हैं डॉक्टर पोसिता का क्या मतलब है, इसके इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या मिलना चाहती हैं, क्या कहना चाह रही हैं। तो डॉक्टर पोसिता हैं एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, वो इन बच्चों के ये जो हमारा एक्सक्यूज मी, ये जो हमारा ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल है वहाँ पे आई हैं और वो बच्चों से कह रही हैं कि देखो लोग बच्चों, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो अब देखते हैं इनका क्या मतलब है। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ मतलब हेल्थ ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, ऐसा कैसे, क्या कहना चाह रही है ये। तो देखो, क्या आपने कभी भी एक खाना स्किप किया है?
कभी ना कभी तो आपने किया हुई होगा ही, है ना, कि रात को खाना बनाओ, आपने कह दिया मम्मी खाने का मन नहीं, आज नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, या दोपहर में या सुबह आपने नाश्ता स्किप कर दिया या लंच स्किप कर दिया, है ना कभी तो किया ही होगा, नहीं किया तो एक दिन करके देख लो। तो जब आप अपना खाना स्किप करोगे, यानी जब आप अपनी एक मील को मिस करोगे, तो आपने कभी नोटिस किया है आप कैसा फील करोगे? किया है आपने कभी? देखो, जब आप अपना एक टाइम का खाना मिस करते हो तो आप टायर्ड और लेस एनर्जेटिक फील करोगे। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? तो देखो, जब आप खाना पीना नहीं खाओगे ना, तो आप काफ़ी कुछ टाइम के लिए तो आप टायर्ड फील करोगे, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि जो एक मैराथन रनर होता है वो अलग अलग टाइप के जो ग्लूकोज क्यों ड्रिंक करता है? जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एनर्जी ड्रिंक क्यों ड्रिंक करते हैं? आपने कभी सोचा है? तो देखो, जो ये सब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, वो जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसमें होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ना इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ग्लूकोज क्या है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। Cereals like wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. तो ये जो ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक पीते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या हैं? वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल, मैंगो, बाजरा, स्वीट पोटैटो, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। डू यू थिंक दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? वाई डू यू थिंक वी प्रिफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? है ना, देखो हमने सुना होगा ठंडियों में बाजरे का लड्डू, आटे का लड्डू, ऐसे टाइप के लड्डू बहुत फेमस होते हैं, और कहते हैं कि भाई इसको खाओ, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा क्यों है? देखो, बेसन या आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू अलॉन्ग विथ गोंद यानी एडिबल गम, nuts and seeds. Ghee and various kinds of oil are grouped under another kind of food component which is called fat. तो देखो, कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपने ये सोचा है कि ठंडियों में जो आटा मतलब लड्डू हमें प्रेफर किए जाते हैं, आटे के या बेसन के, ये सब क्यों किए जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि भाई इसको खाओ, ये आपको ठंडियों में ही क्यों ये लड्डू इतने फेमस होते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि भाई इसको लड्डू को खाओ, ये आपको तुमको गर्म रखेगा? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो घी और ऐसे टाइप के जो ऑयल्स होते हैं, उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैट। ये फैट क्या होता है? फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। मतलब फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी हमें गर्माहट प्रोवाइड करता है, यानी वार्मनेस प्रोवाइड करता है। अब फैट्स के सोर्सेज की बात करें तो वो हो सकता है नट्स, हो सकता है ग्राउंड नट्स, हो सकता है वॉलनट्स, कोकोनट्स, आलमंड्स और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी कुछ सोर्सेज हैं फैट के। जो ये घी और नट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से हम अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के तो हमने सोर्स देख लिए, अब ये फैट्स के भी सोर्सेज देख लेते हैं। फैट्स के क्या सोर्सेज हैं? तो फैट्स के हमारे सोर्सेस हैं बटर हो गया, पिस्ताचियोज हो गया, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसेम सीड्स, कैश्यू नट, आलमंड्स, कर्ड, ये सब हमारे फैट के सोर्सेस हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी एंड फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो फैट है हमारे बॉडी को एनर्जी के साथ साथ वार्मनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज़, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं।
बट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कराते हैं वो यही सब है। आप लोग बाकी भी गूगल करके देख सकते हो और कौन कौन से भी फूड्स आइटम्स है जो हमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें प्रोटीन के बारे में बताया गया है और विटामिन्स के बारे में बताया गया है, तो जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा कि हाँ, कैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, अलग अलग क्रॉप लोकली ग्रो किए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। और फिर फैट्स की भी बात की हमने कि फैट्स इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। हमने उनके सोर्सेज के बारे में भी जाना। ओके, तो अगली बार हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या है, और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।